पहला क्वेश्चन है कि भाषा वाहिका होती है चरित्र की, मन की, भावों की या धन की। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए सही रहेगा। भाषा वाहिका किसकी होती है? चरित्र की, मन की, भावों की और धन की। तो आंसर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। जो भाषा होती है वो किस चीज को एक से दूसरे की तरफ ले जाती है, चरित्र को, मन को, भावों को या धन को। तो वो इंसान के जो भाव हैं, जो हमारे मन में जो विचार होते हैं, जो भाव होते हैं, उनको एक से दूसरे की ओर ले जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा कि भाषा भावों की वाहिका होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है अभी, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, श, श, स और ह, त, थ, द और ध, ट, ठ, ड और ढ, च, छ, ज और झ। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि हिंदी की जो वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन, आपने व्यंजनों के प्रकार पढ़े होंगे, उसमें से ऊष्म व्यंजन होते कौन से हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर आपका जितना सही आएगा उतना ही ज़्यादा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा कि इसका आंसर क्या रहेगा। 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, अगर आपको डेफिनेशन पता होगी तो आप जरूर कर पाएंगे इसे। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आंसर नंबर 1 सही है। इसमें श, श, स और ह, ये जो 4 हैं इन्हें बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते कौन से हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास रगड़ खा करके निकलती है हमारे मुंह से, तो उन्हें बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, क्योंकि रगड़ की वजह से श्वास में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये चारों जो हैं, आप इन्हें जब उच्चारण करेंगे, श तो थोड़ी सी ऊष्मा निकल रही है, श, स और ह, तो ये चारों हैं ऊष्म व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अलका पॉल, आपका स्वागत है वीडियो में। क्वेश्चन का आप आंसर देते हैं तो क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कीजिए, जैसे कि क्वेश्चन 2 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, मुमुक्ष, अमीय, अंगूठा और अमावस। ये चारों के चारों शब्द हैं, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? ये तत्सम और तद्भव वाले टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिया है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो कि संस्कृत भाषा में जो उनका उच्चारण था वही इनका हिंदी भाषा में भी यूज कर रहे हैं, वो होते हैं तत्सम। अभी इन चारों में आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा शब्द है जो कि सेम संस्कृत में और सेम हिंदी में हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर, अगर हम नीचे से देखेंगे, अमावस, जिसे कि संस्कृत में बोलते हैं, जिसका तत्सम होता है अमावस्या, तो ये हो गया तद्भव। इसी तरीके से जो अंगूठा है इसका तत्सम होता है अंगुष्ठ, अमीय इसका तत्सम होता है अमृत। अब यहाँ पर जो मुमुक्ष है, मुमुक्षु का मतलब होता है जो मोक्ष की कामना करते हैं। तो जो मुमुक्षु शब्द है ये संस्कृत में भी और हिंदी में भी दोनों में सेम है, तो ये ही तत्सम शब्द है। तीसरे का ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है प्रसून, पादप, किंकर और हेम। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। इससे पहले आपको ये बता देता हूं कि अगर आप लोग यूपी टेट या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बुक्स के लिंक दिए हैं कि कौन सी बुक्स कौन से एग्जाम के लिए अच्छी हैं, कौन से पब्लिकेशन की अच्छी आती हैं। आप चाहें तो उसे अपने बुक से जाकर के स्टोर से खरीद सकते हैं लोकल में, या फिर अगर आप होम डिलीवरी चाहते हैं तो आप मैंने जो लिंक दिए हैं उन पर ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि बाहर से थोड़ा सस्ती भी मिले तो आप उनसे भी उन्हें मंगा सकते हैं। तो वो मैंने सिर्फ इसलिए लिंक दिए हैं जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि घर पर हैं लेकिन
उन्हें इतना जानकारी नहीं है या फिर वो नहीं जानते हैं कि आखिर कौन सी बुक्स मंगानी है, क्या है, तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारी CTET की, UPTET की, रीट की, नेट की, इन सभी बुक्स की जो पॉपुलर जो बुक्स हैं, जो कि अच्छा जिनमें मटेरियल मिलता है, वो आपको लिंक नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए कि वृक्ष शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है दूसरा, पादप, प्रसून, पादप, किंकर या फिर हेम। इसमें से जो प्रसून जो है वो फूल का होता है पर्यायवाची, ठीक है। और उसके बाद किंकर जो है, किंकर मतलब होता है ये दास का, जो दास होते हैं ना, स्लेव। और जो हेम है ये सोने का पर्यायवाची होता है। यहाँ पर ओनली आंसर बचता है पादप, जो कि वृक्ष का पर्यायवाची है। अभी आपके सामने अगला क्वेश्चन है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या है? श्लील, दुश्लील, विश्लील या कुश्लील। चारों ऑप्शंस में से आपको रिप्लाई देना है कि आखिर इनमें से अश्लील शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ध्यान से देखिए, फिर आप इसका आंसर देंगे तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। ये जो विलोम शब्द वाला टॉपिक है उसमें से ये क्वेश्चन मैंने लिया है, जो कि पहले एग्जाम में आया हुआ भी है। इसमें अक्सर लोग डाउट में आ जाते हैं कि आखिर इसमें इन चारों में से कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, वो है श्लील। क्योंकि जो श्लील है इसका अर्थ होता है हिंदी में जो गंदा ना दिखे, जो स्वच्छ हो, यानी कि विचारों के स्वरूप से। बाकियों का कोई इतना ज्यादा अर्थ नहीं है, या कहीं किसी का अर्थ भी नहीं है। तो अश्लील का जो विलोम शब्द है वो है श्लील। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए, और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करते जाइए साथ में। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अक्षर का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, अंक। अक्षर जो है, अक्षर के अगर हम अनेकार्थक शब्द क्या होता है वो मैंने आपको बताया था कि कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन उनको सिचुएशन के हिसाब से उस वाक्य में सेट किया जाता है। अभी यहाँ से अक्षर की बात करें, अगर ये जो शब्द दिया है इसमें अक्षर, तो अक्षर का जो अर्थ है वो क्या क्या होता है? अक्षर को ब्रह्मा भी बोलते हैं, ठीक है। अक्षर को विष्णु भी, अकराद, वर्ण, शिव, धर्म, मोक्ष, तो धर्म और मोक्ष भी आ जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे इसके अर्थ होते हैं, लेकिन जो अंक है वो अक्षर का शब्द जो अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर अक्षर का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं हो गया? अंक। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 अभी देखेंगे, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुस्सहाय, असाध्य, श्रम साध्य या साधनहीन। आंसर आपको देना है, आप बताइए कि आखिर इस पूरे के लिए एक शब्द क्या होगा जिसका उपचार ना हो सके? दुस्सहाय, असाध्य, श्रम साध्य या साधनहीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 है, असाध्य। असाध्य इसका सही आंसर होगा, क्योंकि असाध्य का मतलब ही होता है जिसका उपचार ना हो सके। और अगर यहाँ पर ये देखेंगे दुस्सहाय, तो दुस्सहाय का मतलब क्या होता है कि जिसकी सहायता बड़ी कठिनाई से किया जा सके, ठीक है। और जैसे कि जिसका उपचार श्रम से हो उसे बोलते हैं श्रम साध्य, और जो साधन रहित चीजें होती है उसे बोलते हैं साधनहीन। तो आंसर यहाँ पर सही हो गया ऑप्शन नंबर 2, असाध्य। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8, समरूपी शब्द अनिल, अनल और अनिल, इसका सही अर्थ क्या होगा? यानी कि यहाँ पर दो जो सम एक जैसे दिखने वाले शब्द दिए हैं, अनल और अनिल, लेकिन दोनों का अलग अलग मतलब है। तो अनल और अनिल का सही अर्थ कौन सा है? पानी और आग, वायु, समुद्र, वायु, आग, आग और वायु। ध्यान से देखिए फिर बताइए। इन दोनों के अगर आपको पर्यायवाची मालूम होंगे तो आप बड़े आसानी से इसका आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का रिप्लाई जल्दी से जल्दी कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिए साथ में।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि अनल जो होता है, अनल को बोलते हैं आग और अनिल को बोलते हैं वायु। अनल और अनिल का मतलब हो जाता है आग, वायु। आगे देखिए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है वो आपको चुनना है। ये चारों में से 3 अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है। मैं गाने की मेहनत कर रहा हूँ, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, या फिर मैं गाने की अभ्यास कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में से कौन सा अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध वाक्य है वो बताइए। मैं गाने की मेहनत कर रहा हूँ, कसरत कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ, या की अभ्यास कर रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। क्या है, मैं पढ़ के भी देखेंगे तो ये वाला जो सेंटेंस है वो आपको सभी क्रिया, कर्म, कर्ता और दूसरा जो उसमें यूज किए गए हैं प्रोनाउंसिएशन, उन सभी के अकॉर्डिंग एकदम सही है कि मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। क्योंकि गाने की मेहनत नहीं की जाती है, गाने की कसरत भी नहीं की जाती है, और गाने की अभ्यास नहीं, गाने का अभ्यास होता है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अभी है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बताइए कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। जो लिंग जो चैप्टर है जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ते हैं, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन है आपके लिए, पहले एग्जाम में आया हुआ है। दया पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, घटना पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, जड़ता और बुढ़ापा, इन चारों में से कौन सा है जो पुल्लिंग है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप इसे देखेंगे तो बड़ी आसानी से बता देंगे। विपिन कुमार, रजनी गोदरा, आपका स्वागत है वीडियो में। क्वेश्चन का आंसर विपिन कुमार क्वेश्चन नंबर डाल के दीजिए, ऐसे मुझे मालूम नहीं चल पा रहा है कि आप कौन से क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आंसर देखेंगे, आंसर नंबर 4 है। क्या है, बुढ़ापा। क्योंकि दया, घटना और जड़ता जब हम ऐसे यूज करते हैं सेंटेंस में तो आप समझ जाएंगे कि क्या आपको दया नहीं आ रही है तो दया के स्त्रीलिंग हो गया प्रोनाउंसिएशन, घटना घटित हो गई, या फिर जड़ता, ये तीनों के तीनों ही होती हैं स्त्रीलिंग। बचा है बुढ़ापा, जो कि जैसे बोलते हैं ना आपको इसे बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापा हो जाता है पुल्लिंग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, वचन टॉपिक से है ये क्वेश्चन। किस शब्द को हमेशा हम एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। इस पूरे सेंटेंस का ये पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा शब्द ऐसा है जिसे हम हमेशा एक वचन में यूज करते हैं। क्षमा, विधि, महिला और माला, इनका ऐसा कौन सा एक शब्द है जिसे हम बहुवचन में यूज कर ही नहीं पाते हैं। क्षमा, विधि, महिला और माला, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा हर एक जो शब्द है उसे किसी सेंटेंस में लगा के देखिए बहुवचन बना के, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे इसमें से कौन सा होगा। 11 का 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है विपिन कुमार, कि क्षमा जो होता है शब्द इसे हम बहुवचन में यूज नहीं कर सकते। बाकी के तीनों जैसे विधि को विधियां बोल देंगे, महिला को महिलाएं और माला को मालाएं। 11 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अभी, मोहन से सोहन पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। कारक आपने पढ़े होंगे, मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ कारक कैसे होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या फिर द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए या तुलना के लिए, संबंध में का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में पर और संबोधन में अरे, हे, अहो, रे, ये होते हैं कारक। अभी ये बताइए जैसे ये सेंटेंस है, मोहन से सोहन पढ़ने में तेज है, तो इसमें कौन सा कारक यूज हुआ है। अभी अभी मैंने इन चारों के बारे में बताया था, पहचानने का तरीका। सबसे पहले ये देखिए कि इस सेंटेंस में बता क्या रहा है, मोहन से सोहन, यानी कि मोहन की तुलना हो रही है सोहन से, और तुलना कौन से होती है, ऑप्शन नंबर 2 बारे में जो है अपादान। आपने अधिकरण बताया है, अधिकरण में होता है मैं पर, लेकिन यहाँ पे क्या है वो वाला पर्पज नहीं आ रहा है, लिखे होने से ज्यादा है पर्पज, सामने विचार आना चाहिए सामने। जैसे मोहन से सोहन, तो मोहन की तुलना हुई है सोहन से, तो अपादान क्या होता है से में अलग होने के अर्थ में और तुलना के अर्थ में, ठीक है। तो इसीलिए 12 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अपादान कारक इसका आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, संज्ञा और सर्वनाम वाले चैप्टर से है। सर्वनाम के बारे में पूछा गया है इसमें कि किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। वे उधर जा रहे थे, यह मकान राजेश का है, किसी ने कूड़ा फेंका है, या जो मेहनत करता है वह सफल होता है।
तो संबंधवाचक कारक अगर आपने संबंधवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन अगर आपने थोड़ी सी पढ़ी होगी तो आप बता देंगे। संबंधवाचक सर्वनाम में होता क्या है कि जिसमें कि संबंध का बोध हो, यानी कि एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध जब स्थापित होता है तो वहां होता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसको पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है वो बताता हूं। पहले इसका आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर 2 में अक्सर लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि यहाँ पर आप सोचेंगे कि मकान और राजेश का संबंध है, लेकिन इसकी जो ट्रिक है जैसे कि जो और सो अगर जहाँ पर आता है तो वहां पर जैसे कि आप वह काम ना करें जो अच्छा ना हो, तो ये होता है संबंधवाचक वाले। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही बोला है कि जो मेहनत करता है वो सफल होता है। यहाँ पर जहाँ पर जो आ जाए तो आप आंख बंद करके लगा दीजिए, संबंधवाचक यहाँ पर होगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसी तरीके से गलती होती है कि हम लोग क्वेश्चन को छोटा समझ के एग्जाम में गलत टिक कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमने ये सही किया, जैसे आपने किया है विपिन कुमार 13 का 2 नंबर बताया, और ये गलती भी नहीं मालूम चलेगी आपको कि आपने गलती कर दी। लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप झट से ये वाला जो फॉर्मूला देखेंगे आप तुरंत इसको कर देंगे और आपका आंसर सही होगा। इसीलिए प्रैक्टिस की जाती है, इसमें कोई गलती नहीं है। सरीखा शब्द में विशेषण है। विशेषण क्या होता है? जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता होता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सरीखा का मतलब क्या होता है। सरीखा क्या होता है? जैसे कि मैं और आप दो लोग खड़े हैं, मैं या आप, उनमें से कोई बोलता है कि मैं आपके समान हूँ, यानी कि हो गया मैं आपका सरीखा हूँ। समझ गए ना? एक दूसरे की तुलना हो रही है। तुलना किस चीज से होती है इंसान में? तुलना कभी भी कोई किसी गलत चीज से नहीं करेगा। ज्यादातर हमेशा अगर एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके गुणों की तुलना होती है। इतना मैंने आपको हिंट दे दी है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो इसमें सबसे की पॉइंट क्या रहा आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए? अगर आपको सरीखा जो भी शब्द पूछा जाता है उसका मीनिंग मालूम है तो आप बाकी की चीजें, अगर आपने एक बार कभी विशेषण पढ़े होंगे, आप बड़े आराम से बता देंगे। सिर्फ और सिर्फ तुक्के लगाने से काम नहीं चलेगा, कम से कम एक बार तो आपको सिलेबस की थ्योरी पढ़नी होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। लास्ट क्वेश्चन है ये आज की वीडियो का। आपको टोटल क्वेश्चन कैसे लगे हैं जरूर बताइए, अपने दोस्तों को भी बताइए, क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी करते जाइए साथ में। वर्षा समाप्त हो चुकी है, इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? क्रिया यानी कि वर्ब, उस चैप्टर से है ये, जिसमें अलग अलग क्रिया होती हैं जो अलग अलग क्रियाओं का बोध कराती है, जैसे विस्मयादि बोधक, अवकाश बोधक, समाप्ति बोधक और आरंभ बोधक। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर इसमें कौन सी क्रिया है। वर्षा समाप्त हो चुकी है, तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस की इच्छा को समझिए। सेंटेंस क्या बता रहा है आपको? वर्षा समाप्त हो गई यानी कि समाप्त हो चुकी है, समाप्ति बता रहा है, तो समाप्ति का बोध करा रहा है। बिल्कुल सही आंसर है आपका 15 का ऑप्शन नंबर 3, समाप्ति बोधक। ठीक है दोस्तों, टोटल 15 क्वेश्चन आपके हो गए। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है वीडियो में तो पहले से मुझे कमेंट करके बताइए।